नमस्कार, बीवीएम न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं ममता बघेल। चलिए बात करेंगे खबरों की। हरियाणा से हजारों किलोमीटर दूर रॉकी को लंदन में सहारा मिल गया है। गत वर्ष ट्रेन की चपेट में आकर घायल होने वाली स्ट्रीट डॉगी रॉकी को लंदन ले जाया जा चुका है। उसे लंदन में रहने वाली लाला नामक युवती ने गोद ले लिया है। रॉकी की लंदन के लिए 18 नवंबर को रवाना हुई थी। अब शहर में बेसहारा पशुओं की देखभाल के लिए संचालित पीपल फॉर एनिमल ट्रस्ट के रवि दुबे ने सूचना दी कि रॉकी को सुरक्षित रूप से लंदन पहुंचाया जा चुका है और वहां पर वो लोगों के साथ घुल मिल भी गई है। वहां रॉकी का बखूबी ख्याल रखा जा रहा है। सोशल मीडिया पर रॉकी की कुछ तस्वीरें वायरल हो रही हैं, जिसमें रॉकी की काफी एक्टिविटीज देखी गई हैं और रॉकी इन तस्वीरों में काफी खुश नजर आ रही है। इस पूरे वाकये से मानवता की एक मिसाल पेश की गई है, जिसकी हर कोई तारीफ कर रहा है। चलिए हम बात करेंगे अगली खबर की। नोएडा के बाद फरीदाबाद दिल्ली बॉर्डर पर शुरू हुआ कोविड-19 का रैंडम टेस्ट। फरीदाबाद जिला प्रशासन ने दिल्ली से फरीदाबाद की तरफ आने वाले वाहन चालकों का रैंडम टेस्ट शुरू कर दिया है। प्रशासन का मानना है कि इससे जिले में कोविड-19 प्रसार को नियंत्रित किया जा सकेगा। फरीदाबाद दिल्ली बॉर्डर पर लगाई गई टेस्टिंग वैन पर कोई भी यात्री अपने स्तर पर भी टेस्ट करवा सकेगा। फरीदाबाद दिल्ली बॉर्डर पर तैनात कोविड-19 टेस्टिंग वैन के जरिए फरीदाबाद की तरफ आने वाले वाहन चालकों का रैंडम टेस्ट जिला प्रशासन ने शुरू कर दिया है। इसके तहत किसी भी वाहन को रोककर उसमें सवार यात्रियों का कोविड-19 चेक किया जाएगा। बता दें, पिछले दिनों त्योहार का सीजन होने के चलते सड़कों पर काफी भीड़ रही, जिससे कोविड-19 केसों की संख्या में इजाफा हुआ है और इसी वजह से प्रशासन ने हर स्तर पर कोविड-19 को कंट्रोल करने के उपाय शुरू कर दिए हैं। होगा कि हाल ही में भारत में कोरोना तेजी से फैल रहा है और दिल्ली और आसपास जो एनसीआर में उसमें तेजी से बढ़ रहा है, तो इसी के चक्कर में ये हमारे ऑफिसरों द्वारा ये कोरोना टेस्ट कराया जा रहा है ताकि इस पे हम प्रभावशाली कदम इसको रोक सकें। इस तरह की व्यवस्थाएं हैं जो की गई हैं। देखिए, जो अपना जो सिविल हॉस्पिटल है वहाँ से टीम आई है एम्बुलेंस में, ये कोविड-19 टेस्ट कर आ रही हैं और जो आसपास से जैसे कि बदरपुर बॉर्डर या दिल्ली से आ रहे हैं लोग, उनका हम कोरोना टेस्ट करवा रहे हैं। तो रिपोर्ट सर इस तरीके से दी जा रही है? रिपोर्ट ऐसे ही बता रहे हैं, 20 मिनट में बता रहे हैं डॉक्टर। हाँ, साथ के साथ, हाँ जी, साथ के साथ 15-20 मिनट का टाइम इसमें लग रहा है। किन लोगों के देखिए, जैसे किसी को कोई प्रॉब्लम हो, जैसे खांसी हो, जुकाम हो, उनका तो वही हो रहा है। बाकी किसी को संदेह हो कोरोना टेस्ट के लिए तो वो करा रहा है। नाम बताइए। आशीष। आप क्यों आए हैं यहाँ पे? क्या फादर को दिखाने के लिए आया था, चेकअप कराने के लिए। क्या हुआ है? कुछ लग रहा है कि कुछ ऐसा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बट एक एज के हिसाब से मैंने कहा एक बार करा लेना चाहिए। कहाँ से आया? मैं यही फरीदाबाद में ही रहता हूँ। अभी तो ये चीजें की गई है यहाँ पे दिल्ली से फरीदाबाद आने के लिए, वो भी कोरोना जांच की जा रही है। कहाँ तक ठीक है, कहाँ तक ठीक लग रही है आपके सारे? नहीं, ये तो ठीक है कि पब्लिक जैसे कि नहीं जा पा रही है, हॉस्पिटल नहीं जा पा रही है, वहाँ पर नहीं हो पा रहा है, तो ये जो इस तरह की कनौपी लग रही है, इससे क्या है, लोगों को ईजी हो जाएगा। तो इससे क्या ना, लोगों को फ़ायदा मिलेगा कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग आगे आएंगे। जैसे कि मेरे पास टाइम नहीं था, बट मुझे लगा कि यहाँ पर हो रहा है तो यहाँ टाइम नहीं लगेगा, तो मैं फादर को लेके आया, अभी करा लूँगा, तो मेरे लिए ईजी रहेगा। तो कैसे भी हैं जो इस चीज़ से बच रहे हैं, नहीं कराना चाहते? नहीं, वो तो अगर बीमारी को अपने अंदर रखेंगे तो थोड़ी ना ठीक हो जाएंगे, तो आपको तो निकल के आगे आएंगे तभी तो सरकार भी कुछ कर पाएगी। इनसे बाइट ले लो और पूछो कि कितने केसेस। पॉज है ना, ये पॉज है ना। ममता रानी। यहाँ पे कोरोना की जांच की जा रही है, तो क्या है, किस तरीके से तैयारी? देखो, रैपिड एंटीजन से टेस्ट लगा रहे हैं हम कोरोना का। यहाँ पे पूरी टीम आ रखी है हमारी बीके से और सबका बुला के, जितने भी लोग यहाँ पर हैं सबको बुला के सबका टेस्ट किया जा रहा है ताकि ये जल्दी से जल्दी कवर हो सके और लोगों को परेशानी ना हो, ताकि आगे ऐसा दोबारा से ऐसा प्रॉब्लम ना हो कि लॉकडाउन लगाना पड़े। इसकी वजह से जल्दी कवर करने के लिए हर जगह जा के ना कोरोना टेस्टिंग हो रही है। एक दिन में कितना टारगेट रखा है, कितने लोगों की जांच की जाएगी और अब तक कितने लोगों की जांच हुई है? एक्चुअली मैम, हम तो अब तक कितने लोगों की आप जो सैंपल है वो ले चुके हैं? अभी तक हमने यहाँ पे 6 लोगों का सैंपल लिया है, अभी स्टार्ट किया है। यहाँ पे दूसरी जगह से आए हैं, वहाँ पे 150 टेस्ट करे आए। इस तरीके से लोगों की जांच की जा रही है, सैंपल सभी लोगों की जो 2 व्हीलर है, 4 व्हीलर है, आने वाले जाने वाले सभी लोगों की
हाँ, जो भी आ रहे हैं, जो भी इच्छुक हैं, उनको बुला के उनको अच्छे से समझाते हैं, कोऑपरेट करके बताते हैं कि यहाँ पे रैपिड का है, कोरोना का टेस्ट हो रहा है, आप आके करवाओ, तो वो आके करवाते हैं। तो लोगों को इसमें कोई फोर्स तो नहीं लग रहा कि जिस तरीके से नहीं, हाँ, आसानी से कोऑपरेट कर रहे हैं। चले में रुक करेंगे अगली खबर का। दिल्ली से आने वाले लोगों की फरीदाबाद बॉर्डर पर हुई कोरोना जांच। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने लिए लोगों के रैंडम सैंपल। दिल्ली में बढ़ते कोरोना के ग्राफ को लेकर लिया गया फैसला। स्वास्थ्य महानिदेशक ने दिए थे बॉर्डर पर जांच के निर्देश। इसके अलावा शहर के अंदर प्रिवेलेंस देखने के लिए अलग अलग जगह पे टेस्टिंग भी कर रहे हैं, ताकि हमें पता रहे कि किस पर्टिकुलर एरिया के अंदर केसेस आ रहे हैं। स्कूल्स के बच्चों को भी और उनको टीचर्स को भी टेस्ट कंडक्ट कर रहे हैं। दिल्ली की तरफ से जो आने वाले लोग हैं उनको भी कंपलसरी नहीं है, लेकिन अगर कोई भी टेस्ट कंडक्ट करवाना चाहता है तो मोबाइल वैन्स के माध्यम से बदरपुर बॉर्डर के ऊपर भी टेस्ट कंडक्ट करवा रहे हैं। तो इसमें लोगों की विलिंग है या फिर एडमिनिस्ट्रेशन अपने आप रैंडमली चेक करेगा? जो भी पेशेंट कोई भी अगर सिम्टम्स शो करता है तो उसका तो कंपलसरी है, उसका ऑप्शन नहीं है। लेकिन उसके अलावा भी अगर कोई करवाना चाहता है, अगर कोई डिस्क्लोज करता है तो उसका भी टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा। तो एडमिनिस्ट्रेशन अपने लेवल पर रैंडम सैम्पलिंग गाड़ियों को रोक के उस तरह से नहीं करेगा? नहीं, गाड़ियाँ डेफिनेटली रोकी जाएंगी। गाड़ियाँ रोक कर अगर कोई सिम्टम्स नज़र आते हैं किसी के पास में तो सिम्टम वाले का तो निश्चित तौर पर करेंगे, टेस्ट कंडक्ट करेंगे। लेकिन जिसको सिम्टम्स नहीं है उसका हम इंसिस्ट नहीं करेंगे। अच्छा, अगर कोई पॉजिटिव पाया जाता है तो फिर उस कंडीशन में क्या मेजर लिए जाएंगे? कोई भी व्यक्ति जो पॉजिटिव पाया जाता है तो उसको दो ऑप्शंस होती हैं। अगर उसके घर के अंदर सफिशिएंट जगह है तो वो अपने घर के अंदर रह सकता है। अगर घर में जगह नहीं है तो हमारे कोविड केयर सेंटर्स हैं या हॉस्पिटल्स हैं, अगर वो सीरियस है तो वहाँ पर उसको एडमिट करवाया जाता है। अगर कोई दूसरे स्टेट का होगा तब भी यहाँ एडमिट हो सकता है? यहाँ पर भी एडमिट हो सकता है, या उसको कंसर्न अथॉरिटी को बता दिया जाता है कि आपका ये पेशेंट है, उसका ये एड्रेस है और ये कोविड पॉजिटिव पाया गया है। अगर उसके पास व्हीकल है तो वो जाकर घर पर रह सकता है या अपने हॉस्पिटल में जाकर एडमिट हो सकता है। तो रैंडम टेस्टिंग जैसे कि आप बता रहे हैं बॉर्डर पे, ये कब से शुरू की गई है? ये आज से ही शुरू हुई है और एक जो हमारी मोबाइल टेस्टिंग लैब है वो वहाँ पे खड़ी कर दी गई है। तो उम्मीद है कि इससे कुछ इसका प्रभाव दिखेगा शहर में? निश्चित तौर पे देखिए, जितने भी लोग अगर सिम्टम्स उनको नज़र आते हैं वो खुद ब खुद हमारे यहाँ पर लगभग 36 टेस्टिंग सेंटर्स हैं, वहाँ पर पहुँचते हैं, अपने आप टेस्ट कंडक्ट करवाते हैं। कुछ लोग प्राइवेट लैब्स के पास भी जाते हैं, वहाँ भी टेस्ट कंडक्ट करवाते हैं। हम जितने भी कंटेनमेंट जोन्स हैं या बाकी शहर के पार्ट्स हैं उसके अंदर टाइम टू टाइम पर सर्वे करते हैं, और उस सर्वे के अंदर किसी को भी सिम्टम्स नज़र आते हैं तो उनको हम भी मोटिवेट करते हैं कि अपना टेस्ट कंडक्ट करवाइए। कोई भी व्यक्ति जो संक्रमित है वो टेस्ट के बिना ना रहे, नहीं तो वो और लोगों को फैला सकता है। इसलिए पूरी प्रयास यही है कि हर उस व्यक्ति तक पहुंचा जाए जो संक्रमित है या जिसको लक्षण नज़र आ रहे हैं, और उसको टेस्ट कंडक्ट करवा के अगर वो पॉजिटिव पाया जाता है तो उसको आइसोलेट किया जाए या उसको हॉस्पिटलाइज किया जाए। इस बात के प्रयास कर रहे हैं। तो अभी कंटेनमेंट जोन भी आपने रिवाइज किए हैं कल ही? यस, कंटेनमेंट जोन लगभग हर दूसरे दिन हम रिवाइज करते रहते हैं। जिन एरियाज़ के अंदर केसेस नए आ रहे हैं वहाँ उनको कंटेनमेंट जोन का हिस्सा बना दिया जाता है, और जहाँ पर केसेस जब कम हैं या ठीक हो गए हैं और उसका एक पॉलिसी है उसके हिसाब से उसको डी नोटिफाई भी करते हैं। तो उम्मीद है कि कोविड जैसी बीमारी से शहर जल्दी निजात मिलेगा शहर को? मुझे उम्मीद है कि जिस हिसाब से अभी अवेयरनेस दोबारा से चलाई जा रही है, लोगों को खुद भी लोग इस बात को समझ रहे हैं कि जब शहर के अंदर बहुत ज़्यादा केसेस आ गए हैं तो ये सब, क्योंकि कम्युनिकेशन बहुत फास्ट है, सब लोग इस बात को अब समझते हैं कि इसका नुकसान भी है। तो त्योहारों की वजह से और ठंड था, कुछ पॉल्यूशन थी, उसकी वजह से केसेस बढ़े थे। मुझे उम्मीद है कि अगले 2 से 3 वीक के अंदर हमारे पूरे ज़िले को हम फिर से कंट्रोल करने की हालत में होंगे। तो फरीदाबाद में भी कोई फाइन में कोई रिवाइज किया गया है फाइन? चले बेरू करेंगे अगली खबर का। शहर के सबसे व्यस्त चौक गुप्ता होटल पर वाहनों की भीड़ और दिन में लगने वाले जाम को देखते हुए ट्रैफिक को सुचारू रूप से संचालन करने के लिए ट्रैफिक सिग्नल स्थापित किए जा रहे हैं। फिलहाल यहां पर ट्रैफिक के संचालन पुलिसकर्मी और होमगार्ड करते हैं। पुलिस थाना शहर की होती है और होमगार्ड ट्रैफिक पुलिस की तरफ से तैनात किए गए हैं। इसके बावजूद पूरे दिन ट्रैफिक जाम लगा रहता है। जाम में अधिकारियों और राजनेताओं के बहन भाई भी फंसते हैं, और अब नगर निगम की तरफ से यहाँ पर कैमरे लगाने का काम भी जल्द शुरू कर दिया जाएगा। ये चौराहा बहुत व्यस्त रहता है, इसी को देखते हुए यहाँ पर ट्रैफिक सिग्नल लगाने की मंजूरी दी गई है। गुप्ता होटल पर फाउंडेशन बनाने के काम शुरू हो चुका है। जल्दी ट्रैफिक सिग्नल और कैमरे लगा दिए जाएंगे जिससे ट्रैफिक को सुचारू रूप से संचालन कर सके।
फ़ायदेमंद है सर। अब भी देखो कितना जाम लगा रहता सर, सुबह स्कूल के टाइम पे और शाम को ऑफिस से छुट्टी होती है, उनके टाइम की वजह से यहाँ पे जाम लगा रहता है। अब रेड लाइट होगी तो लोग तरीके से करेंगे, और फिर रेड लाइट पे कैमरा भी लगेगा, तो जैसे कि आजकल अपराध इतना बढ़ गया है तो कैमरे में भी मदद होगी, और क्या नाम है, कुछ पकड़े भी जा सकते हैं, और जाम में भी मदद मिलेगी, और थोड़ा सा हमारी दुकान के आगे रश रहता है वो भी ख़त्म होगा, और लोग गाड़ी ऐसी सड़कों पे खड़ी कर जाते हैं तो उनको भी थोड़ा सा चालान कटेगा, तो एक सख्ताई सी बनी रहेगी। लगभग आप दुकान पे बैठे रहते हो तो लगभग कितना यहाँ लंबा काफ़ी लंबा जाम लग जाता है, लोग परेशान रहते हैं। खड़े रहते हैं लोग, बहुत परेशानी रहती है, कोई एम्बुलेंस है कुछ है, बहुत तगड़ा जाम लगा रहता है। जल्दी लाइटें लग जाएंगी तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो बहुत सावधानी बनी रहेगी। बिल्कुल बिल्कुल ठीक, बहुत बढ़िया कदम उठाया गया है ट्रैफिक पुलिस द्वारा। आम जनता के लिए एक तो एकदम जाम नहीं लगेगा, और गुप्ता होटल पे कैमरा लगा जा रहा है, कैमरे से क्राइम की रोकथाम होगी और आम जनता को इससे फ़ायदा ही होगा। जैसे कि लोगों को निकलने के लिए यहाँ से काफ़ी जाम लगता है, काफ़ी परेशानी आती है, दुकानदारों के पास परेशानी होती है, तो इससे क्या हो ऐसा हुआ है? इससे ये है कि हर एक लोग मतलब रूटीन से तो चलेंगे, रुक के तो चलेंगे। चलिए रुक करेंगे अगली खबर का। मासिक धर्म भारत में अब भी एक वर्जना है और समाज में लोग इस विषय पर बात करने में असहज महसूस करते हैं। समाज में इस विषय पर व्याप्त वर्जना लड़कियों तथा महिलाओं को अपनी जरूरतों की मांग करने से रोकता है। इस समस्या को व्यापक रूप से नजरअंदाज किया जाए, इसको लेकर स्वास्थ्य सुरक्षा एवं स्वच्छता के प्रति बल्लभगढ़ की एसडीएम अपराजिता ने एक जागरूकता अभियान चलाया है, जिसके चलते बल्लभगढ़ की एसडीएम अपराजिता गांव चंदावली पहुंच, जहां उन्होंने महिलाओं को वितरित सैनिटरी नैपकिन किए। इस मौके पर चंदावली गांव की सरपंच संजू यादव भी मौजूद रही। बल्लभगढ़ की एसडीएम अपराजिता गांव चंदावली पहुंची, जहां उन्होंने महिलाओं को वितरित सैनिटरी नैपकिन किए। इस मौके पर एसडीएम अपराजिता ने कहा कि महिलाओं के सशक्तिकरण और उनके स्वास्थ्य की खातिर जागरूकता अभियान की शुरुआत की गई है। क्या नाम है? एसडीएम साहब पहुँचे हैं गाँव चंदावली में, क्या कार्यक्रम है एक बार बताइए। जी, ये बेटियों को सेव करने के लिए, बेटी बच्चा और जो ये मासिक धर्म जो आते हैं लड़कियों को, उसके लिए अवेयर कराने के लिए, क्योंकि पहले क्या होता था कि लड़कियों को पता नहीं होती थी और कभी भी उनके पीरियड्स आ जाते थे और उनको पैड की जगह वो कपड़े यूज़ करती थी कि जो वो बहुत ख़राब है। तो इसी वजह से कि उनको अवेयर होना चाहिए, उनको पता होनी चाहिए कि भाई ऐसी भी हमारे साथ प्रॉब्लम आती है। पहले लोग डरते थे बताने से, उनको छुपा देते इस चीज़ को, पर अब ऐसा नहीं होना चाहिए। उनको पता होनी चाहिए कि भाई हमें ये प्रॉब्लम होने वाली है और उससे वो पहले ही उस चीज़ के लिए वो अवेयर हो, उनको पता हो कि ये भी कैसी वो चीज़ कोई गलत नहीं होती, उसके बिना भी कुछ नहीं है। तो उनको पता होनी चाहिए, वो पैड यूज़ करें, कपड़ा यूज़ ना करें, उससे इन्फेक्शन का डर होता है। इसी चीज़ को बताने के लिए मैडम चंदावली पहुँचे हो, क्या कार्यक्रम है? देखिए, हमने एक मुहिम शुरू करी है कि मेंस्ट्रुएशन जो है उसको सोशल स्टिग्मा माना जाता है, उससे संबंधित बहुत सारे मिथ्स होते हैं, उनके बारे में एजुकेट करना चाहते हैं हम अपने बच्चियों को और हमारी जो महिलाएं हैं उनको भी, और उनको और एम्पावर करना चाहते हैं, सशक्त करना चाहते हैं इन्फॉर्मेशन के माध्यम से। तो हमने पहले भी सिही गांव में किया था पिछले महीने, और इस महीने हम यहाँ कर रहे हैं। छोटी छोटी बच्चियों ने रंगोलियाँ भी बनाई हुई हैं जी, उनको क्या संदेश देना चाहोगे? जब मैं यहाँ पर आई मैंने देखा कि बहुत सारे प्लेकार्ड्स हाथ में लेकर खड़े थे, जिनमें कुछ सारे मिथ्स और फैक्ट्स थे और बहुत सारे अपने मैसेजेस, अपने थॉट्स उन्होंने रख रखे थे। मुझे बहुत चले वे रुक करेंगे अगली खबर का। नगर निगम ने बल्लभगढ़ बाजार में जागरूक अभियान चलाया, जिसमें लोगों से अतिक्रमण हटाने की अपील की। नगर निगम की गाड़ियों को देखकर लोगों ने अपनी दुकानों के आगे लगे सामान को इस तरीके से हटाया कि कहीं रेड पड़ी हो। जब नगर निगम की गाड़ियां आती हैं तो ये लोग अपनी दुकानों के आगे से सामान हटा लेते हैं और नगर निगम की गाड़ियां जाते ही ये फिर से दुकान के आगे सामान लगाकर अतिक्रमण कर देते हैं, जिससे बाजार में काफी लंबा जाम लग जाता है। इसी को देखते हुए नगर निगम के अधिकारियों ने नगर निगम में जागरूक अभियान चलाया और लोगों के सामान भी उठाकर नगर निगम ले गए, लेकिन इसके बावजूद भी लोग समझने के लिए मंजूर ही नहीं है। हमारे बहुत सारी जन भागीदारी भी हमने देखी है, वॉलंटियर्स का इन्वॉल्वमेंट भी काफ़ी ज़्यादा रहा है, जो कई हद तक सक्सेसफुल भी थी। उसके अलावा हमने मास टेस्टिंग कैंप भी लगाया था कुछ दिन पहले करवा चौथ के आसपास, जिसमें बहुत सारे व्यापारियों ने स्वयं से आगे बढ़कर हमारा सहयोग करते हुए अपनी टेस्टिंग कराई थी। तो ये 2-3 मेजर्स हैं जो हम ले रहे हैं और कोविड को ध्यान में रखते हुए जो भी कार्यवाही की गई है वो कोविड को ही ध्यान में रखते हुए की गई है, क्योंकि भीड़ बहुत बढ़ रही है और केसेस भी उसके साथ साथ बढ़ रहे हैं। इसलिए ऐसी कार्यवाही कई बार
ज़रूरी हो जाती है। मैडम, व्यापारियों के कोरोना टेस्ट की बात कर रहे हो, लेकिन उनकी रिपोर्ट अभी तक नहीं आई है। ये रिपोर्ट आई है तो उनको कहा गया था कि आपको वो रिपोर्ट दुकान के बाहर चिपकानी है ताकि इन्फॉर्मेशन हो सके, या जो ना कराए वो करा सके। तो ऐसा दुकानदारों का कहना है कि उनके पास ऐसी जो चिपकाने वाली जो व्यवस्था थी वो नहीं हो पा रही दुकानों के पास। जी, जहाँ तक रिपोर्ट की बात है तो जितने टेस्ट हुए थे रियल टाइम ही हम उनको रिपोर्ट्स बताए जा रहे थे, और उनका जहाँ तक चस्पा करने की बात है वो दुकानदारों को हमने बोला था कि आप अपनी रिपोर्ट्स चस्पा करें। यदि आप जानते हैं आप पॉजिटिव हैं, आपको प्रशासन ने बता दिया है, तो आप इस पे एक समझदार और रिस्पॉन्सिबल नागरिक होने के अपने कर्तव्य को का निर्वहन करें और आप वो चस्पा करें। यदि नहीं कही गई है, ऐसा नहीं किया गया है उनके द्वारा, तो मैं अभी भी उनसे अनुरोध करती हूँ। कोविड महामारी के चलते उच्च जोखिम समूह या कहें सेक्स वर्कर्स को खाद्य सामग्री के लाले पड़ गए हैं। ऐसे में इनकी सहायता के लिए भिवानी जिला प्रशासन के सहयोग से डेरा सच्चा सौदा से जुड़ी सतनाम ग्रीन एस वेलफेयर फोर्स ने 200 परिवारों को सूखा राशन राहत पहुंचाने का कार्य किया है। इस राशन सामग्री से भरे कैंटर को भिवानी के उपायुक्त जयवीर सिंह आर्य ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया, जिसे रेड क्रॉस के माध्यम से लाभार्थी सेक्स वर्कर्स तक पहुंचाया जाएगा। भिवानी जिले के जिम्मेवार घनश्याम इंसा व सेवादार राजू इंसा ने इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि जिला प्रशासन द्वारा उचित जोखिम समूह को राशन पहुंचाने के लिए संपर्क किया गया था, जिसके बाद भिवानी ग्रीन एस वेलफेयर फोर्स ने इसका जिम्मा उठाते हुए 200 परिवारों को आटा, चावल, दाल, चीनी, हल्दी, नमक, मिर्च से बनी किट तैयार करवाकर रेड क्रॉस भिवानी को सौंप दी है, ताकि कोई भी सेक्स वर्कर्स जो मजबूरी बस इस क्षेत्र में आया है वह भूखा न रह सके तथा भविष्य में भी उनकी संस्था इस प्रकार के पुनीत तथा भलाई के कार्य करती रहेगी। खाद्य सामग्री जो है, ये जो उच्च जोखिम समूह के जो महिलाओं के जो परिवार हैं उनको समाज की मुख्य धारा में लाने के लिए ये सूखा राशन उनको वितरित किया जाएगा आज उपायुक्त महोदय के माध्यम से। ये है आज का उद्देश्य। और ये जो राहत सामग्री है, ये डेरा सच्चा सौदा की जो सतनाम जी ग्रीनेस वेलफेयर फोर्स विंग है, जो 134 मानवता के कार्य, भलाई के कार्य कर रही है, उसी कड़ी में आज ये एक अपना क्या बोलते हैं, जिनको सेक्स वर्कर भी कहते हैं, उनके उस उत्थान के लिए ये राहत सामग्री प्रदान की जा रही है, ताकि वो अपना इस दलदल की ज़िंदगी से निकल के एक जीवन की मुख्य धारा में आ सकें, ताकि उनको ये ना लगे कि हमारा तो जो ये काम है, इसके अलावा हम खाने पीने का कैसे इंतज़ाम करेंगे। तो वो इंतज़ाम प्रशासन ने ये किया है कि भाई आप उस रास्ते को छोड़ के और हम आपको राशन मुहैया कराएंगे, न कि आप दूसरे रास्ते से वो इस चीज़। तो उपायुक्त महोदय ने एक बार हमें बुलाया था सभी सेवादारों को, तो साहब ने कहा भी इस तरह से कुछ उच्च जोखिम समूह के जो परिवार हैं उनकी आपने सूखा राहत सामग्री के हिसाब से सहायता करनी है। तो हमने उसी टाइम जिस साहब को बोल दिया था, कितने लोगों के लिए बताया था कि 198 जो है इस तरह के परिवार चिन्हित किए हुए थे प्रशासन द्वारा। तो हमने कहा जी कोई नहीं, हम 200 किट की जो है ना आपको मुहैया करा देंगे। और इसमें जो है अपना आटा है, चावल है, दाल है, चीनी है, सरसों का तेल है और अपना हल्दी, नमक, मिर्च, मतलब पूरी रसोई की पूरी सामग्री है जो आदमी 1 महीना आराम से खा सकता है एक परिवार। कितनी लागत लगभग इस पे रही? एक पे 750 के आसपास, यानी कि 1.5 लाख के आसपास की ये सामग्री है लगभग। तो सर ये भिवानी प्रशासन करेगा, हमने प्रशासन को हैंड ओवर करनी है ये। दिवंगत पूर्व उपराज्यपाल चंद्रवती की शोक सभा में पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा ने दिवंगत चंद्रवती को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। कहा कि चंद्रवती ने अपनी पूरी उग्र कर्मठता, ईमानदारी से राजनीति में अपना कर्तव्य निभाया है। वे जिस भी पद पर रही उसकी गरिमा बढ़ाकर सुशोभित किया। इस दौरान पत्रकारों से बातचीत करते हुए पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा ने प्रदेश की गठबंधन सरकार पर कटाक्ष करते हुए कहा कि सरकार की नींव ही कमजोर है, ये अपने आप गिर जाएगी, क्योंकि इस सरकार में सिर्फ ढोंग दिखाने का कार्य किया जा रहा है, जबकि धरातल पर कोई विकास ही नहीं है। कांग्रेस की 10 साल की सरकार के दौरान हरियाणा में विकास का रिकॉर्ड बनाया था। बड़ौदा उपचुनाव में हमने मुख्यमंत्री को भी चैलेंज किया था कि उनके 6 साल के कार्यकाल में अगर कुछ विकास कराया है तो चुनाव लड़े, लेकिन इस सरकार ने कुछ किया ही नहीं तो क्या चुनाव लड़े। बड़ौदा में जनता ने कांग्रेस की जीत दिखाकर साफ कर दिया है कि गठबंधन की सरकार के दिन लदने वाले हैं और कांग्रेस की सरकार फिर से बनेगी। चंद्रावती जी जो हमारी पेप्सू में भी नेता रही, पेप्सू में उन्होंने अपनी राजनीति शुरू करी, फिर पंजाब में, फिर लोकसभा में भी रही और गवर्नर भी रही, विधानसभा, पंजाब विधानसभा में भी रही, हरियाणा विधानसभा में भी रही। तो वो एक ऐसी नेता थी
जिन्होंने सारी उम्र बहुत ईमानदारी से, कर्मठता से एक अपने दायित्व निभाया और जिस पद पे भी रहे उसको सुशोभित किया और वहाँ उस पद की जो है गरिमा बढ़ाई। किस्म की सरकार है जो गठबंधन बना, वोट किसी की, सपोर्ट किसी को, तो नींव जब हिलती है तो ऐसी सरकारें अपने वजन में अपने आप गिर जाया करती हैं। बच्चों को तो खास तौर पर बचाना चाहिए। जो स्कूल खोलने की अभी मैं समझता हूँ जल्दी नहीं होनी चाहिए थी, ऑनलाइन करें और करें या इतना इंतज़ाम करें जो 5 बच्चे दूर दूर से बैठ के पढ़ सकें। इस उसमें स्थिति में जिस हिसाब से ये तीसरा जो संक्रमण बढ़ रहा है, सर्ज हो रहा है, दिल्ली में बढ़ रहा है और हरियाणा में बढ़ रहा है, तो इसको पूरा ध्यान रखना चाहिए। जहाँ तक राइट टू रिकॉल का है कोई उसमें वो नहीं है, लेकिन राइट टू रिकॉल अगर पहले सांसद और विधायकों का हो तो वो बेहतर होगा, ना कि पंचायत का। पंचायत का राइट टू रिकॉल का मतलब ये है जो थोड़ा बहुत समय उनको विकास का मिलता है वो आप उसी में चाहता में निकल जाएगा। बाजरा नहीं खरीदा जा रहा और ये सरकार कह रही है हम पूरा खरीद कर रहे हैं और आपका यहाँ तो करना नहीं है लेकिन जहाँ करना है। पिछले काफी समय से पेयजल की समस्या से परेशान गांव रामनगर के ग्रामीणों ने गांव के बस स्टैंड पर अवरोध आदि डालकर दादरी कनीना रोड को जाम कर दिया। जाम के दौरान ग्रामीणों को समझाने पुलिस मौके पर पहुंची तो ग्रामीण नहीं माने। ग्रामीणों ने काफी देर तक रोड पर ही बवाल काटा और अधिकारियों पर लापरवाही के आरोप भी लगाए। बाद में जन स्वास्थ्य विभाग के एसडीओ ने मौके पर पहुंचकर ग्रामीणों को आश्वासन दिया कि उनकी समस्या का स्थायी समाधान कर दिया जाए। गांव रामनगर के सरपंच राजीव कुमार की अगुवाई में ग्रामीणों व महिला एकत्रित होते हुए बस स्टैंड पर पहुंचे और रोष जताते हुए अवरोध डालकर दादरी कनीना रोड को जाम कर दिया। जाम के दौरान दोनों तरफ वाहनों की लंबी कतारें लगी हुई थी। ग्रामीणों द्वारा जाम लगने की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और ग्रामीणों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन ग्रामीण अपनी मांगों पर अड़े रहे। ग्रामीण जय भगवान, दलवीर सिंह, अशोक सावित्री, मीना इत्यादि ने आरोप लगाया कि पेयजल समस्या के लिए कई बार संबंधित विभाग के अधिकारियों से अरदास लगाई, बावजूद इसके समस्या का कोई समाधान नहीं हुआ है। 15 दिन ना आयो, 20 दिन ना आयो, 5 मिनट लाइन में पानी। अरे लू बताओ, लाइन में पानी पूछा सा हमारी बाल्टी भी ना भरे। तू बता, जमीन हमारी और पानी पियो और काम। कितने दिन तक समस्या ऐसा पानी ना हो तो क्या करा? पानी ना हो सारी समस्या से। ये नाम है जी, ये नाम है नाम का क्या करोगे? तो पानी का ना आता तो नाम का क्या रसीद? क्या एक दिन तक 6 महीना हो गया। 6 महीना हो गया। 6 महीना करे सारा नाम पानी। मुझे तो कहां बाहर जाओ ना, बाहर जाओ। हां तो नहीं पानी कोना। हां तो बताओ आप और तक के पूछोगे। और ऊपर का बाहर मत जाओ। ये पानी की समस्या के लिए लगाया है। चलिए मैं बात करेंगे अगली खबर की। हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी विपक्षी राजनीतिक दल की जिम्मेदारी निभाते हुए हरियाणा सरकार द्वारा समय समय पर लिए जा रहे जन विरोधी फैसलों के खिलाफ आवाज उठा रही है। कोरोना काल में हजारों लोगों की नौकरियां चली गई हैं। हरियाणा प्रदेश में लाखों युवा बेरोजगार घूम रहे हैं। देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी की दर भी हरियाणा में है, जो 33.5% आंकी गई है। हरियाणा के अस्पताल डॉक्टरों की भारी कमी से जूझ रहे हैं। भाजपा जजपा सरकार की जन विरोधी निर्णयों के चलते प्रदेश में पहले ही अराजकता का माहौल बना हुआ है। और बढ़ेगी। हरियाणा में तकरीबन 1500 के करीब छात्र मेडिकल के हमारे निकलते हैं और ये सरकार 400 से 500 सिर्फ रोजगार दे पाती है मेडिकल छात्रों को। उसके ऊपर इस प्रकार की फीस वृद्धि करना बिल्कुल अनुचित है। जो पहले 53,000 रुपये की जो फीस सरकारी जो फीस थी, उस फीस के आधार पे हमारे बच्चे पढ़ते थे। 18 से 20,000 रुपये की फ़ीस उसकी हॉस्टल फीस होती थी, जिससे वो अपना अच्छे तरीके से पढ़ाई कर सकता था। गरीब बच्चा भी पढ़ाई कर सकता था। एक अनुसूचित जाति के पिछड़ा वर्ग के एक गरीब व्यक्ति डॉक्टर बन सकते थे। लेकिन जिस प्रकार से हरियाणा सरकार ने ये फीस वृद्धि का एक अनियमित तरीके से कानून लेके आई है, फीस वृद्धि का जो छात्रों के ऊपर जो फीस वृद्धि लगाई है वो तकरीबन 10 लाख रुपए इन्होंने बॉन्ड भरने के लिए छात्रों को कहा है और हर महीने 80,000 उनके पैसे उसमें से कटेंगे। तो ये एक बड़ी निंदनीय एक इनका कृत्य है, जो ये नहीं होना चाहिए। इसी के खिलाफ आज हमने एक ज्ञापन दिया है राज्यपाल महोदय के नाम कि इस फीस वृद्धि को वापस लें, ताकि गरीब के बच्चे को भी डॉक्टर बनने का मौका मिल सके। आज
बिल्कुल इंदिरा गांधी जी के प्रेरणा हमारे दिल में है। एक माँ के रूप में हर कांग्रेसी और हर इस देश का वासी उनको इस बात के लिए मानता है कि एक आयरन लेडी के नाम से वो पूरे देश के अंदर जानी गई है, पूरी दुनिया के अंदर जानी गई है। तो जिस प्रकार से उन्होंने फैसले लिए इस हिंदुस्तान की। BVM न्यूज में फिलहाल के लिए इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए BVM।